नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे बड़ा घोटाला, बड़े नाम। पश्चिमी यूपी के भूमाफिया यशपाल तोमर की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यशपाल तोमर की संपत्ति और उसकी गुंडई में साथ देने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में उत्तराखंड के 2 बड़े IAS और 1 IPS के रिश्तेदारों के नामों पर एक FIR दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि इन बड़े अधिकारियों ने यशपाल तोमर की मदद के बदले अपने रिश्तेदारों को उत्तर प्रदेश में जमीन दिलाई थी। मामला उत्तराखंड के बड़े अधिकारियों से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष भी जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पर सवाल उठा रहा है कि आखिर अधिकारियों पर उत्तराखंड सरकार कब कार्रवाई करेगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रसूखदारों में शामिल पश्चिमी यूपी के बागपत का रहने वाले यशपाल तोमर ने अपनी गुंडई के दम पर हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा तक करोड़ों रुपए की संपत्ति का काला साम्राज्य खड़ा किया था। यशपाल तोमर का रसूख ऐसा था कि थाने चौकी से लेकर प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी भी उसका साथ देते थे। अधिकारियों से साठगांठ के दम पर यशपाल तोमर ने हरिद्वार की कई ऐसी संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाया था जो पहले से विवादित थी। अपने इस खेल में यशपाल तोमर 3 महिलाओं का इस्तेमाल किया करता था। इन तीनों महिलाओं की तलाश अब की जा रही है। इन्हीं महिलाओं के जरिए यशपाल तोमर निर्दोष लोगों को हनी ट्रैप के फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाकर और इन तीनों महिलाओं ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में करीब 12 दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज करवाए हैं। इन्हीं फर्जी मुकदमों के जरिए यशपाल तोमर यूपी, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में विवादित संपत्तियों को हड़पने का काम करता था। यशपाल तोमर की मदद करने हरिद्वार जिले में तैनात 3 बड़े अधिकारियों के नामों का भी खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि उत्तराखंड से जुड़े इन 3 बड़े अधिकारियों ने यशपाल तोमर की मदद के बदले अपने सगे संबंधियों के नाम जमीनें करवाई थी। उत्तराखंड के इन अधिकारियों में 2 IAS जबकि 1 IPS अधिकारी का नाम शामिल है। ये तीनों अधिकारी हरिद्वार में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी के रूप में तैनात रहे हैं। इन तीनों अधिकारियों के सगे संबंधियों के नाम पर उत्तर प्रदेश के दादरी थाने में एक FIR दर्ज हुई है। इन सभी लोगों पर दलितों के पट्टे को अवैध रूप से अपने नाम कराने के मामले में FIR दर्ज की गई है। उत्तराखंड से जुड़े बड़े अधिकारियों के नाम शामिल होने पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और कानून अपना काम कर रहा है। जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड सरकार भी उचित कार्रवाई जरूर करेगी। देखिए, ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वहाँ पर हो रही है और कानून अपना काम करेगा उसमें, और हमारे प्रदेश से संबंधित कोई चीज होगी तो उसमें हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और STF प्रभारी IPS अजय सिंह ने यशपाल तोमर के कॉलेज चित्तौड़ की पड़ताल कोर्ट कचहरी और थाने चौकियों में धूल फाक रही फाइलों से खंगालना शुरू किया। इसी पड़ताल में यशपाल तोमर से जुड़े कई सनसनीखेज राज STF के सामने आए हैं। उत्तराखंड में STF की चल रही कार्रवाई के बीच उत्तर प्रदेश में यशपाल तोमर की नजदीकियों के चलते उत्तराखंड के अधिकारियों के सगे संबंधियों पर दर्ज हुई FIR के बाद अब विपक्ष इस मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की नाक के नीचे अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि मुख्यमंत्री को इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। जिन अधिकारियों के सगे संबंधियों के नाम FIR में हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार में ये बहुत गंभीर मामला है। ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि यूपी का मामला कहाँ रह गया अब। और मैं देख रहा था लगातार कई चैनलों में, कई मैंने देखा जो अखबार है, नेशनल जो अखबार है उसमें मैंने देखा है कि ये आ रहा है कि उनके रिश्तेदार जो है उसमें शामिल, रिश्तेदार नहीं है, उनके परिवार के लोग हैं। भाई 2 IAS के परिवार के लोग हैं, 1 IPS के परिवार का व्यक्ति है, तो ये रिश्तेदार नहीं, उनके परिवार के लोग हैं। गंभीर मामला है और उनके परिवार के
जिनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर जो है बहुत जिम्मेदार पद पर है। ये धामी जी कहकर काम नहीं चलेगा, तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये मामला हरिद्वार का है और हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर आता है। यूपी में बेशक से एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन मामला हरिद्वार का भी है और हरिद्वार में वो तमाम लोग समय समय पर वहां जिलाधिकारी जैसी पोस्ट पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप नहीं झाड़ सकते और ये कहकर काम नहीं चलेगा। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होना चाहिए। और देखिए, इसीलिए तो ये लगातार जीरो टॉलरेंस की जो बात कहते आए हैं, इसलिए तो उन्होंने लोकायुक्त ने बनाया है। एक गैंगस्टर के साथ उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट से नजदीकियों का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी भी सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड सरकार इस मामले को उत्तर प्रदेश से जोड़कर देख रही है, जबकि यशपाल तोमर की गिरफ्तारी उत्तराखंड एसटीएफ ने की थी। इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी हरिद्वार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स के सगे संबंधियों के नाम पर दर्ज हुई एफआईआर कुछ और ही इशारे कर रही है, जिसकी जांच भी सरकार को करानी चाहिए, ताकि जो आरोप उत्तराखंड के अधिकारियों पर लग रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो सके और सच सबके सामने आ सके। हरिद्वार से राम गोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ने वाला है। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ में विशाल गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आज हमारे साथ में मनीष कर्णवाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साथ ही दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी की ओर से आज हमारे साथ जुड़ेंगे, और पीसी थपलियाल साहब वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, नरेंद्र सेठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का आज की हमारी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं विशाल गुप्ता जी के साथ में। विशाल जी, जीरो टॉलरेंस की बातें और इस तरह के घोटाले, इस तरह के नाम आपकी सरकार में ब्यूरोक्रेसी पर कितनी लगाम है, ये बिल्कुल साफ दिखाता है। आप एक्शन क्या ले रहे हैं, जीरो टॉलरेंस को लेकर काम क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ दर्शाता है। कुछ कहेंगे आप? सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस की है, पारदर्शिता नीति के अनुसार चलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि हमारे प्रदेश का मामला नहीं है, और हमारे प्रदेश का जब मामला होगा और हमारे संज्ञान में होगा, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। बड़ा अधिकारी हो या कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो या कोई नेता हो, उसमें हमारी सरकार कहीं भी ढील बरतने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी सरकार का कैसे नहीं है? हरिद्वार से जुड़ा हुआ मामला है, उत्तराखंड में हरिद्वार है। अभी आपने सुना भी होगा, बाइट में हमारे प्रोग्राम में हमने दिखाया, लोग कह रहे हैं ना। हाँ, हरिद्वार का जो विषय लिया है, हरिद्वार का विषय आज का करंट का विषय नहीं है, बहुत पुराना विषय है। नोएडा की फाइल जो खुली है, नोएडा यूपी का मामला है, यूपी में भी केस चल रहा है। कुछ हमारे अधिकारियों पे या किसी पे भी हमारे ऊपर कोई एक्शन होगा तो हमारी सरकार इसमें बिल्कुल चिंता करेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी। ठीक है, मनीष जी आप बताइए। अभी आप सुन रहे हैं यहाँ पर विशाल जी तो कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश का मामला ही नहीं है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई इनको एक्शन लेना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो है निश्चित रूप से निंदाजनक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उन तीनों अधिकारियों को सैक किया जाए, क्योंकि जितने प्रभावशाली वो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो जांच को जो है प्रभावित करने का काम करेंगे जिन पोस्टों पर वो बैठे हुए हैं। एक तो आईएएस और आईपीएस लेवल के अधिकारी होना, उसके बाद क्रीम पोस्टों पर बैठे हुए व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जो है डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वर्तमान सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उन सभी अधिकारियों को सैक किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी होने दिया जाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए बिल्कुल फेयर एंड फ्री ट्रायल के लिए। फेयर एंड फ्री ट्रायल होगा, अगर वो लोग काबिल होंगे, साफ सुथरे होंगे तो निश्चित रूप से निकल के आ जाएंगे। परंतु जिस प्रकार से उनके ब्लड रिलेशंस में मुकदमे दर्ज हुए तो वह साफ दर्शाता है कि हमारे अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में दोषी पाए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए और उनको सैक कर देना चाहिए, उनकी पूरी ताकत दे देनी चाहिए, जिससे कि कोई भी जांच प्रभावित ना हो सके। ठीक है, दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। दीपक जी, अभी आपने सुना विशाल जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार से कोई नाता नहीं है और हमारे प्रदेश का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश वाले निपटाएंगे, जबकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई इनको एक्शन लेना चाहिए। इनके यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनके ब्लड रिलेशंस के लोगों पर अगर मुकदमा दर्ज होता है, उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में वो शामिल पाए जा रहे हैं। तो क्यों उत्तराखंड सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है? क्यों ये कहकर मामले से बचा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहले दोस्तों को मेरा प्रणाम। क्राइम जो करने वाला है, क्रिमिनल होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी समय का नहीं होता है मोहताज।
क्योंकि जो उसने क्राइम करा है उसने चाहे वो बीजेपी के दौर में करा हो, कांग्रेस के दौर में करा हो, या कोई भी सपा के दौर में वो यूपी से करता हो अगर आया हो, तो या पहले का भी मैं कहूँ उत्तराखंड से पहले का भी अगर वो बनने से पहले का भी अगर वो क्राइम केस, अगर आज वो फाइल खुली है तो उसमें जो अधिकारी हैं, जो लोग दोषी हैं, उनको तो सजा देना ही देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप न्याय की बात नहीं करेंगे तो हर कोई बच जाएगा कहीं ना कहीं से। और दूसरी बात, अगर इस बार अगर धामी सरकार इस चीज में अगर मुखर होकर सामने आती है और उसको जो ये लोग ब्लड रिलेशन वाली जो इनकी पूरी टीम है, जो पूरा ग्रुप है, ये अगर इन पे कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं एक निश्चित संदेश अच्छा जाएगा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जिस तरह से वहाँ पे योगी सरकार आप देख रहे हैं यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं, लोग मैसेज देते हैं उनके बारे में, मिसाल देते हैं उनके काम करते हैं, तो ऐसे धामी साहब को भी यहाँ पे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं नई मिसाल देनी पड़ेगी। क्योंकि अभी उत्तराखंड में उतना क्राइम नहीं जितना यूपी में होता है, और कहीं ऐसा ना हो कि यूपी तो सुधर जाए और उत्तराखंड की ओर कहीं अपने पाँव ना पसारे। मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल आप ठीक है जीरो टॉलरेंस की सत्ता में आज आए हैं या आप आने का प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर अगर सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा, यानी काम भी करना होगा, आप यही कहना चाहते हैं। ठीक है, यूकेडी से थपलियाल साहब आज हमारे साथ में। थपलियाल साहब, घोटालों पर घोटाले और उसके बाद अब ब्यूरोक्रेसी के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता ये कहकर बच रहे हैं कि भाई हमारे प्रदेश का तो मामला ही नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, फिर हम एक्शन क्यों लें? क्योंकि हम जो जहां तक उत्तराखंड की जनता का सवाल है वो हैबिचुअल हो चुके हैं, उनको कोई आशा नहीं है। और ये तो उनको बहुत छोटा केस नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस उत्तराखंड में शुरू से ही यहाँ की राजनीति, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, माफिया परस्त राजनीति ही चली है उत्तराखंड में। क्योंकि उत्तराखंड संसाधनों से सबसे धनी राज्य है, इसलिए सारे माफियों की गिद्ध नजर उत्तराखंड पे रहती है। यहाँ से नहीं, पहले उत्तर प्रदेश के समय में भी यहाँ पे जो बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के जो माफिया डॉन होते थे, उनका मेन चारागाह उत्तराखंड होता था और हमारे नेता उनके साथी बनते, उनका रथ संचालन करते थे। और अब तो राज्य बन गया, अब तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो कार्यपालिका के अधिकारी इसमें फंसते हैं, क्योंकि उन्हीं की कलम पे ताकत होती है। और हमने देखा है कि हमारा मुख्य सचिव जब इस देश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे बड़ा डॉन, जब पॉन्टी चड्डा ग्रुप में गोलियां चल रही थी भाइयों में, तो मुख्य सचिव हमारा वहां था। ये क्या दर्शाता है? और वो किस तरह से पूरे के जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, किस तरह से उनके नाम कर दिए गए थे, हमने वो भी देखा। और मुख्यमंत्री किस तरह से खंडूरी जी जो कुर्सी उनको लमडाई गई, तो माफियों ने तो लमडाई, तो हम तो आदी हो गए। हमने ढैंचा बीज देखा, कुछ नहीं हुआ। हमने रामपुर तिराहा ये बोलते रहे मुलायम सिंह ने मराया, मुलायम सिंह का तुमने बालबा का क्यों नहीं किया? तुम झूठे कहीं के हमें कब से उल्लू बनाते रहे, अब से थोड़ी, जब से राज्य बनना है तब से ये मूर्ख बनाते रहे। ढैंसा बीच में इन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, एनएच घोटाला हुआ किसी को नहीं पकड़ा, और इस समय जो ये घोटाला हुआ है ये भी एक बहुत गंभीर है। क्योंकि हम बहुत बार मानते हैं कि जो बड़ा आईएएस अधिकारी है, जो मुख्यमंत्री का इस समय खास बना हुआ है, उसकी वही क्वालिटी है जो उस मुख्य सचिव की क्वालिटी। मैंने, क्योंकि चाय बागान के टाइम पे जब चाय बागान का इधर से उधर कर रहे थे, हमने उस समय उनको कैच किया था और हमने वार्निंग दी थी, उसके ऑफिस में जाके वार्निंग दी थी कि अगर तुमने चाय बागान का इधर से उधर किया, लैंड यूज चेंज किया, तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज धीरे धीरे मैंने उसी समय कह दिया था कि ये वही मुख्य सचिव पैदा हो चुका है इस राज्य में। उसके जगह में ये बहुत अच्छा योग्य नजर आते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनकी माफियों के साथ जो सांठगांठ होती है वो जग जाहिर होते हुए भी जनता बेचारी, कैसे हम समझाएं उनको कि तुम ऐसे लोगों की संरक्षण में, तुम्हारे जो भगवान जिनको समझ रहे हो वो तो माफियों के दोस्त है, उन्होंने तुम्हारे संसाधन लुटा लिए हैं, तभी तो तुम मजबूर हो प्लान करने के लिए, चौराहे में नंगे भूखे खड़े हो। और ये क्यों आफ्टर ऑल हारे हुए विधायक को क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उसके पहले वाले काम भी मैंने देखे हैं, मैं कह नहीं सकता। मैं जब बताऊंगा ना 6 महीने के पीरियड में क्या कमाई करके दी
खुश हो गए। उन्होंने बोला बेटा तू दोबारा सरकार आएगी, तेरे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस वचन का निर्वहन हो रहा है। 46 विधायकों के बाद भी उन्होंने उन 46 में से कोई भी योग्य नहीं समझा, उस हारे हुए विधायक को रिपीट कर रहे हैं। तो वो हारा हुआ विधायक से हम क्या आशा करेंगे कि वो बोलेगा? ये जो बैठे हुए हैं सचिव जिनके नाम आ रहे हैं, इवन वो देखिए आप, ये इनका वरिष्ठ नेता, उसका बेटा जो पहले बड़ा बुल का वो वहां तक इंटरनेशनल वो था, उसके सास ससुर यानी मेन भूमिका जो त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की है, वो किसकी है? वो त्रिदेव भी तो यही के नेता की है। इन घोटालेबाजों ने इतना धन कमा लिया है कि अब हम इनके आगे नहीं टिक सकते। कई बार आप बोलते हो कि क्यों तुम सरेंडर करते हो? अरे इन दोनों का जिन्होंने हमें बेच दिया है, इनके आगे हम खड़े कैसे हो रहे हैं? कैसे मेरी हिम्मत हो रही है बोलने की? क्योंकि मैं फौजी हूं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो अच्छों की हिम्मत नहीं होती मैडम बोलने की। मैं अगर किसी दिन क्लियर करूंगा तो ऐसे नंगे हो जाएंगे कि आज किस तरह से इन्होंने हरक सिंह को चुप किया हुआ है। हरक सिंह को बोला चुप, अगर मुंह खोलेगा तो तेरी 100 बीघा जमीन आउट। उधर आपने देखा हमारी जेल से डीपी यादव छोड़ा गया चुनाव के पहले, हमारे यहाँ से लक्कड़पाला छोड़ा गया हमारे, देखिए, और वो वहां से पंजाब का जो डेरा चीफ वो छोड़ा गया। इधर तुम देख रहे हो कि यूपी में किस तरह से इन लोगों की राजनीति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि जनता बौनी हो चुकी है मैडम, बौनी। इनके आगे हम कुछ नहीं है, हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारी डर नहीं है इनको। तो ये बोलेंगे कि यूपी का है, फलाने का है, क्योंकि ये उन अधिकारियों को अभी क्या करें जो इनके दोस्त हैं। ये तो एक गैंग है, अरे गैंग के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेठी साहब, थपलियाल साहब का गुस्सा उनके शब्दों में, उनके वक्तव्य में बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सरकार से नाराजगी तो है ही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि सरकार को भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की जो बातें करती हो उस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आखिर क्यों इन अफसरों पर कार्रवाई करने से सरकार बच रही है? वजह क्या है आखिर? गरिमा, देखिए, आज जैसे पीसी थपलियाल साहब वो बिल्कुल पूरे जोत रूप में थे और उन्होंने जो कुछ वक्तव्य दिए और जो कुछ कहा उन्होंने वो 100% बिल्कुल हकीकत बयां की है उन्होंने उत्तराखंड की। और उत्तराखंड वास्तव में इस समय ऐसी ही दीमक से ग्रस्त है जो एक चरागाह बन चुका है कुछ अधिकारियों, अफसरों का, माफियाओं का, लैंड माफियाओं का। तो इससे निजात पाना फिलहाल तो दूर दूर तक नजर नहीं आता, क्योंकि अगर जब से उत्तराखंड बना है, अगर इसके इतिहास पे हम नजर डालें तो हमें दिखेगा, चाहे यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं थी या फर्नीचर खरीद घोटाला था या यहाँ पे एनएच घोटाला हुआ। अब ये यशपाल तोमर तो एक मोहरा है देखा जाए। अगर कोई पब्लिक में कोई इस तरीके से कोई काम करता है तो उसकी हिस्ट्री शीट खुल जाती है, लेकिन जिन अधिकारियों की सांठ-गांठ है, अगर उनको 6 महीने तक सस्पेंड कर उसके बाद दोबारा बहाल कर दिया जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस अधिकारी की जो मानसिकता थी लैंड ग्रैब करने की, वो उसका मन परिवर्तन हो चुका है और वो दोबारा भूमाफियाओं के साथ सांठ-गांठ नहीं करेगा। और इस तरीके का अगर उसके ऊपर दंड रोपित नहीं किया जाता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोबारा एक क्रिमिनल को दोबारा से हम रीइंस्टेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तेरी पहली गलती थी उसको माफ किया। ये जो मामला आया है सामने जमीन घोटाले का, इसमें मेरा मानना है कि जब तक पीएमओ डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे तो यहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई से नीचे नहीं और पीएमओ के डायरेक्ट दखल अंदाजी से ही इसमें बेनकाब हो सकेगा कि क्या घोटाला हुआ है, जितने अधिकारी संलिप्त हैं। शासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कठोर कदम लेना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए और उन अधिकारियों की, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए नौकरी से जो इस पूरे के पूरे घोटाले में संलिप्त हैं। क्योंकि ये किसी उत्तराखंड इसलिए नहीं बना था कि आप यहां पे आइए और जो लूट खसोट कीजिए और उसके बाद चले जाइए। उत्तराखंड इसलिए बना था क्योंकि यहाँ के पिछड़ेपन को, यहाँ का जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, दूर तक विकास की किरणें नहीं पहुंचती और
वो किस तरीके से यहाँ अधिकारी होंगे और किस तरीके से अपनी विधानसभा होगी, अपने विधायक होंगे, अपना मुख्यमंत्री होगा, अपने मंत्री होंगे, तो राज्य में एक विकास की गंगा बहेगी। अगर यहाँ के अधिकारियों ने भी वही करना है जो नोएडा और दिल्ली और उत्तर लखनऊ में होता आया है, तो फिर इस राज्य को बनाने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। इसके लिए पुनर्विचार करना इस पे बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से ये जो दीमक लग चुकी है, इस दीमक से कैसे निजात पाएं। और इसके लिए जब तक एसआईटी से इसका समाधान नहीं होगा, एसआईटी या कोई यहाँ का विजिलेंस या उसका कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। एक क्लीन चिट मिल जाएगी। जितने पहले घोटाले हुए हैं उन घोटालों में चाहे मंत्री संलिप्त थे, चाहे शासन स्तर के सचिव संलिप्त थे, या कर्मचारी थे, कोई भी ऐसा नजीर के तौर पर ऐसा नहीं दिखा सामने कि जिसको दंडित करके ये बताया गया हो कि हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया है। ठीक है विशाल जी, अभी आपने सुना सेठी साहब को, वो कह रहे हैं कि भाई विश्वास कैसे हो कि जिस व्यक्ति को हमने दंडित किया है वो ठीक होकर आया है। और खासतौर पर जब सरकार कह रही है कि हम तो कार्रवाई ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्रदेश का मामला नहीं है, घोटाले होते भी हैं तो अगर आपकी ओर से जांच कभी बिठाई जाती है तो उस जांच कमेटी में अपने ही आदमियों को बिठा दिया जाता है, तो आम जनता, विपक्ष तो उठाएंगे सवाल, लेकिन आम जनता भी आपकी जांच कमेटी पर विश्वास नहीं कर पाती है। तो आखिर क्यों जनता के विश्वास को आप नहीं जीतना चाह रहे? जनता में विश्वास कायम जो आपका है उसे नहीं रखना चाह रहे हैं, आपको भी नैतिकता के आधार पर कुछ करना चाहिए ना विशाल जी? बिल्कुल गरिमा जी, आपने कहा नैतिकता के आधार पर हमें कुछ करना चाहिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में और जनता के सरोकार के लिए बनी है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात कर रही है, जीरो टॉलरेंस को लेकर नीति बनाई है। जो उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की अभी आम पार्टी के हमारे भाई तारीफ कर रहे थे, उसी प्रकार धार्मिक चल रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार यूपी में काम कर रही है, ऐसे धार्मिक सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी काम करेगी। और साहब ने कहा पीएमओ में भी देश के नेतृत्व देने वाला व्यक्ति एक प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी विराजमान है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी संवेदनशीलता अपनाएगी। सरकार को लगेगा कि कहीं भी अंदेशा लगेगा कि कुछ गलत है, सरकार बिल्कुल उसमें स्टेप लेगी और आगे बढ़ेगी। बचाया नहीं जा पाएगा, जो गलत है उसे जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, गलत है जेल के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए विशाल जी, अभी मैंने अपना सवाल जब किया तो आपने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नैतिकता के आधार पर, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, आप उसे निभाएंगे नहीं तो नैतिकता के आधार पर ही सही आपको सबसे पहले तो जांच बिठानी चाहिए ना। क्योंकि अगर उत्तराखंड से कनेक्शन निकाला जा रहा है, आपके यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, इन पर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। आप ब्यूरोक्रेसी पर पहले लगाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह से एक्शन नहीं लेंगे तो कैसे? आखिर क्यों भाई? घोटाले अगर होंगे तो आपकी सरकार पर विपक्षियों को मौका मिलेगा हमला बोलने का, और आप कह रहे हैं कि हम एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है। अगर कनेक्शन भी निकला है तो उस पर भी तो एक्शन लिया जा सकता है ना। हमें सुशासन अपना तंत्र चलाना है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और कानून प्रशासन अपना काम करेगा, कहीं इसमें कहीं जब प्रशासन के अधिकारी मिले होंगे तो प्रशासन ठीक से काम कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो नाम सामने आए ना सर, वो बहुत बड़े नाम है, वो आम जनता के नाम नहीं है, वो आपके यहाँ के आईएएस और डीएम के पद पर लोग रहे हैं, उनके नाम सामने आए हैं। इसमें जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सरकार इसमें एक्शन लेगी और उस पर अच्छा काम करके। तो यानी आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं कि इन अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा? जब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसलिए तो कह रहा हूँ एक्शन लेकर ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सरकार इस पे बिल्कुल संवेदनशीलता अपनाते हुए गलत आदमी को जेल के अंदर डालेगी। गलत आदमी को जेल के अंदर डालेगी? विशाल जी क्या कह रहे हैं आप? मेरा ये कहना है जो गलत होगा, अच्छा ठीक है, गलत काम करने वाले को जेल के अंदर डालेगी। ठीक है, मैं समझी नहीं थी आपकी बात, मैं समझी। जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएंगे, वो जेल के अंदर जाएगा। ठीक है, यानी गलत करने वालों को जेल में डाला जाएगा। ठीक है, सरकार इसमें बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगी। ठीक है। मनीष जी अभी तो कह रहे हैं विशाल जी की चलिए ठीक है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, एक्शन लेंगे, फिर थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, मुझे लगता है विपक्षियों को इंतजार करना चाहिए। अगर बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की तो हो सकता है कि ऐसा कुछ देखने को मिल जाए हमें। देखिए, मेरे भाजपा के जो साथी है वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से तो ऊपर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आपने बिल्कुल स्पष्ट सुनाया था कि वो क्या कह रहे थे। और निश्चित रूप से पिछले जब से उनका टेन्योर शुरू हुआ है, तो आप जो है एक जो सचिव के रूप में जो भूमिका में है, आप उनको लगातार देखते आ रहे होंगे कि वो हमेशा बड़ी भूमिका में रहे सरकार में। तो मुझे नहीं लगता कम से कम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करना चाह रहे हैं। मैं थपड़ियाल जी के शब्दों से शब्दशाह सहमत हूँ कि इस प्रदेश की स्थिति
कुछ चुनिंदा अधिकारियों द्वारा और कुछ नेताओं द्वारा ऐसी बना दी गई है कि केवल इस प्रदेश को लूट खसोट का प्रदेश बना दिया गया है। और मैं इस मौके पर एक निश्चित रूप से एक मांग और करना चाहूंगा, जो चुनाव से पहले भी हमारे प्रदेश के युवा कर रहे थे, कि एक सख्त भू कानून यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और हमारे उत्तराखंड की जो संपत्ति की कीमत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, तो ऐसा न हो कि कल को कोई और ऐसा बड़ा तोमर यहाँ पे खड़ा हो जाए जो हमारे पहाड़ के सीधे साधे लोगों की जमीनें जो है औने पौने दामों में खरीद के अपना यहाँ पे धन्य एक धन्ना सेठ का साम्राज्य खड़ा कर ले। तो आज फिर से उस सख्त भू कानून की आवश्यकता भी है, और निश्चित रूप से जब तक इन ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और ये लोग जेल के पीछे नहीं जाएंगे, तो क्योंकि करने वाले यही लोग हैं। नेता मुंह से आदेश कर देता है, पर धरातल पर उतारने वाले यही अधिकारी लोग होते हैं। अगर इन अधिकारियों के आज हाथ पैर काट दिए जाए, मतलब इनकी ताकत दे दी जाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और अधिकारियों को घबराहट रहेगी, वो इस प्रकार के कृत्य को करते हुए घबराएंगे। आपने देखा होगा कि जो नोएडा का मामला है, केवल नोएडा का मामला ही 100 करोड़ से ऊपर का मामला निकल के आ रहा है। तो ऐसे मामला कितने हजार करोड़ रुपए में जाता है, ये भी आने वाला समय बताएगा। परंतु ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं हुई, तो अधिकारी वर्ग जो है और बेलगाम होगा, और यहाँ के जनता को जो है इसी प्रकार से लूटा खसोटा जाता रहेगा। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही साथ नजीर भी पेश करनी चाहिए। दीपक जी, क्या आप भी सहमत हैं मनीष जी की बात से? क्योंकि अब तक नजीर भी पेश नहीं किए हैं, हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर तो बड़ी एक्शन मोड की बात करती है आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात करती है। उत्तराखंड में क्या रुख है आपका? उत्तराखंड के लोगों में एक मैसेज जाएगा, यहाँ की जनता को विश्वास होगा कि जिस सरकार को 1.25 लाख करोड़ लोगों ने मिलकर चुना है यहाँ पे, उनका एक विश्वास बना रहेगा कि हाँ, हमने जिस सरकार को चुना वो आज हमारे लिए काम कर रही है, प्रदेश के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। और जैसा भी हमारे मित्र विशाल भाई साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने, दीपक पांडे ने मतलब योगी साहब की तारीफ करी, मैं तारीफ हर अच्छे काम की करूंगा, चाहे मैं वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो यूपीडी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी, चाहे वो आम एक कार्यकर्ता कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि क्या है, अच्छे काम की हम तारीफ नहीं करेंगे तो हम क्या गलत लोग हम भी साथ देंगे क्या? और हम लोग विपक्ष में होने के नाते, चाहे आज हम लोग हो सकता है जरूर इनसे कमजोर होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग विपक्ष की भूमिका में, हम जनता की आवाज है कहीं ना कहीं। अगर हम अच्छे काम में इनका साथ देंगे तो गलत काम में हम इनका विरोध जरूर करेंगे, चाहे थपलियाल साहब हम लोग मिलकर करेंगे, चाहे हमारे कांग्रेस के मित्र लोग मिलकर करेंगे। क्योंकि सत्ता में ये लोग हैं, सवाल हम ही लोग इनसे, आप लोगों के माध्यम से हम लोग इनसे पूछेंगे, जनता के माध्यम से हम लोग इनसे पूछेंगे और जनता की आवाज बनने का काम करेंगे। जैसा कि थपलियाल साहब ने कहा कि बिल्कुल लूट खसोट का काम, और मैंने इसलिए अभी कहा था कि राज्य बनने से पहले की भी कई फाइलें निकल के आएंगी धीरे धीरे, आप देखेंगे। क्योंकि यूपी से जितने भी लिंक है कहीं ना कहीं उत्तराखंड से जुड़े हैं, आज से नहीं कई सालों पहले से जुड़े हुए हैं। और अभी जैसे भू कानून की बात हो रही है तो हर कोई उठा रहा है कि कल के दिन लैंड यूज करके लोग अपना कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड की संपत्ति को कहीं खुर्द-बुर्द ना कर दें। तो ये मेरा तो ये मानना है कि बाहर के लोग हम पे हुकूमत जमाएं, इससे पहले हम लोग को सतर्क होना चाहिए, हम लोग को जागना चाहिए, हम लोग को आवाज उठानी चाहिए, और हम आवाज उठाएंगे अपने विपक्ष साथियों के साथ मिलकर के। और अभी हमारे विशाल साहब ने कह दिया कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, हम भी देखते हैं। वैसे आज तक तो अभी तक हुई नहीं है। हाँ, ठीक है। वैसे उन्होंने पहले जवाब में यही कहा था कि हमारा मामला नहीं है, लेकिन दूसरे जवाब में जब मैंने उनसे सवाल किया तो आखिरकार वो कह बैठे कि हाँ, वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात करें कि आखिर घोटाले इस तरह के क्यों हो रहे हैं और एक्शन इन पर कब होने वाला है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बड़ा घोटाला, बड़े नाम को लेकर, और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मेहमानों का खास पैनल भी लगातार मौजूद हैं। थपलियाल साहब, अभी आपने अपना गुस्सा जो है वो पूरी तरह से जाहिर किया है। आपने कहा कि इनके आगे कोई खड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल थपलियाल साहब यहाँ पर यह हो जाता है कि जब जनता ने इन पर विश्वास दिखाया है, इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति पर जनता ने इनको सिरमाथे पर बिठाया है, सत्ता तक लेकर गए, तो आखिर क्यों ये इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं? अभी भले ही विशाल जी यहाँ पर मान गए हैं कि वो काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, इन पर एक्शन लेंगे, लेकिन इसके पहले आपने हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में ही वाइट सुना होगा जहाँ पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा मामला नहीं है। आखिर क्यों इस तरह के काम? जब इतने बड़े अधिकारियों का नाम किसी मामले में संलिप्त पाया जाता है तो ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि हमारे प्रदेश का मामला नहीं है, ये कितना सही है? और घोटालों से उत्तराखंड कब निजात पाएगा? मैडम, हमारा जो राज्य है, हाँ, ये सैनिक बहुल्य राज्य है और सैनिक अपनी पेंशन लेकर अपने पहाड़ों में रह रहे हैं। और सैनिक बहुत भोला होता है, उसको राजनीति के दावपेच नहीं मालूम होते हैं। उसे ये नहीं मालूम कि केंद्र में बैठे हुए जो पार्टियां के मठाधीश हैं उनको पैसा चाहिए। 2024 सामने आ रखा है और जैसे भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 के लिए धन कलेक्शन करना है तो सबसे बड़ी दुधारू गाय उत्तराखंड है, क्योंकि जो चौहान, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चौहान साहब नहीं सुनते मोदी जी की। उधर से हमारा जो योगी जी हैं वो भी नहीं सुनते। वो तो ऐसा कड़क है कि उन्होंने पूरे माफियों को उत्तर प्रदेश से भगा दिया है और वो पूरे घुस के हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं। और उधर से आप देखिए कि दिल्ली के जितने, दिल्ली में भी अब जितने बिल्डर थे सब अब उत्तराखंड की ओर उन्होंने फेस कर लिया है। कोरोना के बाद उत्तराखंड प्रॉपर्टीज में सब जगह डाउन जा रहा है, उत्तराखंड अप जा रहा है। तो रियल एस्टेट में जब उत्तराखंड ऊपर आएगा, बाहर का माफिया यहाँ पे आ रहा है और उनको हमारे जो नेता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से आज देहरादून में कोई भी आदमी चैन की नींद नहीं सो सकता। आप एमडीडीए के खेल को देखो, आप एमडीडीए के खेल में उन्होंने घर को गली गली में फ्लैट बनवा दिए और कोई कहीं हम शिकायत करते हैं कोई सुनने वाला है ही नहीं। मतलब हम इतने निराश हो गए इन लोगों से कि हमें लगता ही नहीं इस राज्य में कोई सरकार बनी है। हमें बहुत दुख होता है कि हमने क्यों ये राज्य लिया। हमने ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिया है जो इतने बौने हैं कि वो डरते थे। अभी योगी को देखो, बौना नहीं है, उसका अपना स्टैंड है और वो अपने स्टैंड के माध्यम से अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में खड़ी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे ये बच्चे जो आ गए हैं राजनीति करने वाले, जिनको राजनीति की एबीसीडी नहीं मालूम, इन लोगों ने उनकी चरणों में गिर गिर कर मुख्यमंत्री की चेयरें हासिल की है। अब ये देखिए कि ये थपलियाल साहब, आपकी बात, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ। आप अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है सारे अपराधी आ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड एक सेफेस्ट प्लेस उनको लगने लगा है, जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भाई सत्ता तो बीजेपी की ही है। यानी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल। अरे इनका जो इस समय चल रहा है, जो मैंने पहले भी कहा कि किस तरह से ये बड़े बड़े अपराधियों को जेलों से छोड़ रहे हैं और उसमें बड़ी अमाउंट ली जा रही है। मैं अभी बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, बड़ी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसी राजनीति देश में खड़ी हो गई है जिस राजनीति के आगे खड़ा होना और उसके खिलाफ बोलना बहुत कठिन हो चुका है। मैं बोल नहीं रहा कि इन्होंने कहा था कि भाई मैं रामपुर तिराहे में था 2 अक्टूबर 1994, हमारे लड़के शहीद हो गए, गोलियां लगी, हमारी महिलाओं की इज्जत लूटी गई। इन्होंने कहा साहब वो मुलायम सिंह ने किया। अब मुलायम सिंह ने किया तो ठीक है यार, मुलायम सिंह को पकड़ो ना, तुम जेल में डालो ना। मतलब जबकि मुजफ्फरनगर के 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, सांसद भारतीय जनता पार्टी का था, डीएम इनका अनंत कुमार सिंह भारतीय वही मुजफ्फरनगर का डीएम था, उसको राजनाथ सिंह ने अपना सचिव बनाया। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना रखा है। तो मैडम, ये तो मैं जानता हूं, मैं जनता को समझा नहीं सकता कि किस तरह का षड्यंत्र जो 26-29 संशोधन करके इन्होंने लुंज-पुंज राज्य भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया, उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बना के दिया है। मैडम, हम लोग निश्चित रूप से कैद हो चुके हैं इन राजनीतिक लोगों के। इन लोगों ने हमारा खून चूस के देवभूमि के लोगों को, और वहां में कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए हम पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मजबूर हम होटलों में जा रहे हैं, फौज में मर रहे हैं,
लेकिन हमारे को अपने राज्य के संसाधनों में हमारा हक नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सवाल खड़ा होता है। ठीक है थपलियाल साहब। नरेंद्र सेठी साहब, आपने सुना होगा थपलियाल साहब का जो दर्द है वो उनके शब्दों में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसके पहले भी जब उन्होंने बोला तो बड़ी बातें कही और इस बार भी उन्होंने अपने जवाब में बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर उनका ये कहना कि बाकी के जो माफिया हैं वो उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की ही सत्ता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और लगातार वो ये कहते हैं कि भाई माफिया प्रदेश में रह नहीं पाएंगे और रहेंगे तो जेल में रहेंगे, जिसके डर से कई बार हमने देखा भी है, खबरें सामने आई जहां पर माफिया उत्तर प्रदेश से भागकर उत्तराखंड में जा गए हैं। तो देखिए सवाल यहां पर भी सरकार पर उठेगा, क्योंकि एक ही दल की सरकार अगर दो प्रदेशों में है तो एक जगह से भागकर दूसरी जगह पर माफिया आखिर क्यों जा रहा है? क्योंकि डर अगर सरकार से है या फिर मुख्यमंत्री से, ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। क्या मुख्यमंत्री कमजोर हैं? क्योंकि बड़ी बातें थपलियाल साहब कह गए। बहुत वाजिब बात बोली आपने गरिमा जी। हाँ। और जिस तरीके से थपलियाल जी ने जितना पूरा रहस्य उद्घाटन किया और मनीष कंडवाल जी ने उसको पूरा इंडोर्स किया, उन्होंने भी जैसे बताया कि हमें पहाड़ में और ज्यादा यहाँ पे यशपाल तोमर ना पनपे, इस तरीके के हमें इसके ऊपर बहुत सजग रहना पड़ेगा और बहुत कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा पक्ष रखा है विशाल गुप्ता जी ने अपना, और विशाल गुप्ता जी ने जिस तरीके से कहा है, क्योंकि मैं उनको एक बहुत मतलब मैं आम प्रवक्ता में नहीं गिनता, वो बहुत एक मंझे हुए और बहुत सूझबूझ के साथ कोई बयान देते हैं। तो जो बात उन्होंने कही है तो मैं इतना जरूर उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और केंद्र हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर भूमाफिया यहाँ पे विचरण करते हैं ऐसी स्थिति में, तो उनके ऊपर लगाम अगर नहीं लगती तो इसका मतलब अधिकारियों के साथ कहीं मंत्रियों का भी उनको संरक्षण प्राप्त है, और मंत्रियों का संरक्षण अगर प्राप्त है तो फिर हमें न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है सेठी साहब, आपको इसी बीच यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले सामने आ रही है टिहरी से। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताते हैं। तो टिहरी से इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बोलेरो कार के खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। टिहरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा हादसा, बोलेरो में सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। तो टिहरी में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर NH94 चंबा घरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा, खाई में गिरते वक्त बोलेरो गाड़ी में आग लग गई। तो गंगोत्री हाईवे पर बोलेरो गाड़ी सबसे पहले खाई में गिरी और जब ये गाड़ी गिर रही थी उस दौरान ही आग लग गई और 6 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों के मरने की खबर, बड़ी खबर है उत्तराखंड के टिहरी से। दर्दनाक खबर, दुखद खबर, बोलेरो में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और गाड़ी में क्योंकि आग लग गई थी इसके चलते मृतकों की पहचान भी नहीं हो सकी है। NH94 पर यह हादसा हुआ है। उत्तरकाशी से चंबा की ओर जा रही थी बोलेरो और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं भीषण हादसे की। और आप देख सकते हैं कि इस वाहन की हालत कैसी हो गई है और इस हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये हादसा रहा है। गाड़ी में क्योंकि आग लग गई थी इसके चलते यहाँ पर मौजूद लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। गाड़ी में बताया जा रहा है 6 लोग मौजूद थे और 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख रहे हैं। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों के मरने की खबर। NH94 पर यह हादसा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूर्या जुड़ चुके हैं टिहरी से। सूर्या, तस्वीरें इतनी भयानक हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मौजूद गाड़ी में लोगों की हालत फिलहाल क्या होगी। बताया जा रहा है गाड़ी में आग भी लग गई थी, इसके चलते मृतकों की पहचान तक न हो सकी है। देखिए करीबा जिस तरह से एक बड़ा हादसा आज घटा है और चंबा से इसके जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस NH94 पर जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर एक अनियंत्रित बोलेरो कार होगी जो गहरी खाई में जा गिरी थी। उसमें 6 लोग सवार थे जिसमें कि मौके पर ही 6 लोग की मौत हो गई है और ये 6 लोगों की मौत इस वजह से हुई क्योंकि घटना स्थल पर जो बोलेरो गाड़ी गिरी है उस समय उसके एक धमाका हो गया, गाड़ी में आग लगी। बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शियों और प्रशासन की माने तो कि गाड़ी के भीतर एक सिलेंडर भी मौजूद था जिसकी वजह से ये बड़ी घटना घटी है और गाड़ी में आग लगी है, जिसके चलते जो 6 लोग थे वो झुलस गए और झुलसकर उनकी मौत हुई है। जबकि स्थानीय लोगों ने इस घटना को देखा तो मौके पर पहुंचकर बिल्कुल
लेकिन सूर्या, क्या यहाँ पर अब तक ये पता चल सका है कि ये गाड़ी कहाँ की थी? इस गाड़ी में जो लोग थे भले उनकी पहचान ना हो सकी हो, लेकिन क्या गाड़ी के नंबर से कुछ जानकारी मिली है कि ये लोग कौन थे? क्या उत्तराखंड के ही थे या फिर बाहर के लोग थे? कोई अपडेट है इसको लेकर? तो सूर्या की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर बोलेरो में सवार 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। बोलेरो गाड़ी खाई में गिरी है और इस कार में सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। खाई में गिरते वक्त बोलेरो गाड़ी में आग भी लग गई और जिसके चलते इस गाड़ी में मौजूद लोगों की पहचान न हो सकी है। उत्तरकाशी से चंबा की ओर ये बोलेरो जा रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। NH 94 चंबा धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये भीषण हादसा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस गाड़ी की हालत को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि बताया जा रहा है, हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ पर एक सिलेंडर भी मौजूद था, जिसके चलते धमाका हो गया, गाड़ी में आग लग गई और अंदर बैठे लोग झुलस गए। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और आग लगने के चलते इन लोगों की अब तक पहचान भी नहीं हो सकी है। बंद है। और अब देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बड़ा घोटाला, बड़े नाम को लेकर। इसी को लेकर खास मेहमानों की मौजूदगी लगातार हमारे साथ में है। नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ में बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी सेठी साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करिए। जी बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। हम उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, जो इसमें मृतक परिवारजन हैं उनके। गरिमा, देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी कि घोटाले में और चोरी में अंतर क्या होता है। देखिए, ये एक तरीके से बहुत सुनियोजित ढंग से जो चोरी को अंजाम दिया गया, मतलब जो दस्तावेजी तौर पर हमें सामने नजर आ रहा है कि ये घोटाला हो चुका है। चोरी में क्या होता है कि चोर से माल बरामद होता है और कह देते हैं कि चोर को हमने जेल भेज दिया है। यहाँ पे दस्तावेजों में यह पता चल गया है कि घोटाला हो रहा है और प्रशासन ने अपना वहां बोर्ड लगा दिया है कि इस भूमि को जिलाधिकारी के आदेश के अनुरूप इसका दाखिल खारिज करके और ये भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। जब एक चीज बिल्कुल पाक साफ हो चुकी है कि ये घोटाला हुआ है, तो जो करने वाले हैं, जो अंजाम देने वाले हैं, उनको सबको अगर आज दंडित नहीं किया गया, आज से मेरा तात्पर्य है कि उनको सबको, जो इसमें जितने इसकी जद में आ रहे हैं, उनको अगर प्रशासन ने या पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनको जेल ना भेजा, तो धामी सरकार के लिए भी ये एक लिटमस टेस्ट होगा कि देखें कि अपराधियों के या भूमाफियों के खिलाफ धामी सरकार कितनी कठोर है और कितनी पारदर्शिता के साथ वो इसके ऊपर निर्णय लेती हैं। और ये एक मामला ऐसा है कि इस मामले को आप साधारण मामले से नहीं गिन सकते कि आपने कोई एक घोटाला किया है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं और ब्यूरोक्रेट्स IAS की लॉबी इन्वॉल्व है, तो उनको सबको मद्देनजर रखते हुए इसकी जांच कतई कोई छोटी एजेंसी से ना कराकर इसकी CBI से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सेवाओं से बर्खास्त भी किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, ताकि धामी सरकार की एक बिल्कुल स्वच्छ प्रशासन की तस्वीर जनता के सामने प्रस्तुत हो सके। बिल्कुल। लेकिन सेठी साहब, एक बात इसको लेकर भी बताइए कि अभी जिस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि मजबूती जो है, डर जिसको कहते हैं, वो मुख्यमंत्री का आखिर क्यों नहीं है? अभी थपलियाल साहब कह रहे थे ना कि जो माफिया हैं वो उत्तराखंड में आकर बस रहे हैं। ये बड़ी बात है उत्तराखंड की सरकार को लेकर, क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। जब एक ही दल 2 प्रदेशों में है, तो आखिर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का डर कम क्यों है? या जो भूमाफिया हैं ये क्यों आ रहे हैं, उत्तराखंड का रुख क्यों कर रहे हैं? गरिमा, देखिए, उत्तर प्रदेश, देखिए गरिमा, उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश में एक समय भ्रष्टाचार के लिए उत्तर प्रदेश मशहूर था पूरे देश में कि यहां इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि उसमें उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी से भी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नकेल कसी, तो एक नजीर प्रस्तुत करी उन्होंने कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है अगर मुख्यमंत्री की इच्छा दृढ़ हो, उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो। अब हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश है, हम वहां क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वहां की जनता को, वहां के शासन को, वहां की सरकार को अपनी मिट्टी से प्यार है। 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है।
अब हिमाचल बिल्कुल अलग है। हिमाचल में इस तरीके की आपको कोई वारदात, इस तरीके के घोटाले सुनने को नहीं मिले। बिल्कुल ये नई जगह, इसको मानते हैं, जैसे सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एक नया राज्य बनने के बाद यहाँ पे भूमाफियों को या घोटालेबाजों को या अपराधियों को एक अच्छा उसको ग्राउंड मिला, चरागाह मिला, तो उनको लगा कि यहाँ बहुत आसान है हमें वारदात करना या घोटाले करना या जमीनों पर कब्जा करना। तो उनके लिए जब तक यहाँ की सरकार और यहाँ का मुख्यमंत्री कठोरता से फ्रंट फुट पे नहीं आएगा, तब तक इस तरीके के कई और यशपाल तोमर पैदा होंगे और उनको तब तक हम रोक नहीं पाएंगे। और सीधे तौर पर यहाँ पर इस पूरे वाक्य से देखें तो मुख्यमंत्री पर ही उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी से इस पर जवाब ले लेते हैं विशाल जी। अभी थपलियाल साहब को आपने सुना होगा, वो यही कह रहे हैं कि भाई माफियाओं में डर नहीं है आपके मुख्यमंत्री को लेकर। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी के बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी अगर इस तरह के कामों में लिप्त पाए जा रहे हैं तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक्शन कौन नहीं ले रहा है? सीधी उंगली किस पर उठनी चाहिए? आप खुद बता दीजिए, अगर किसी और सरकार का मामला होता तो आप किस पर उंगली उठाते? पूरा है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पारदर्शिता नीति से चल रही है, जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशीलता अपनाएंगे। जो भी गलत है, जो भी आरोपी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आज वर्तमान में जो आया, कल जो आया है, वो नोएडा को लेकर हमारे हरिद्वार की जो भूमि का मामला आया है, जिसमें हमारे जो ब्यूरोक्रेसी पे आरोप लगा है, उनके रिश्तेदार, उनके परिचितों पे आरोप लगा है, वो जहां भी सिद्ध होंगे कोई नहीं छोड़ा जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मुख्य सचिव सिद्धू साहब को भी एक अलग डिमांड पे हमारे धामी सरकार लाई है और धामी जी ने उस नीति को अपनाकर कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाया है, उस ईमानदारी के साथ ही ईमानदारी का परिचय देने के लिए धामी सरकार वचनबद्ध है। नहीं, फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना कि अगर कोई माफिया भागता है किसी प्रदेश से तो उत्तराखंड में बसने क्यों जा रहा है? क्या उसको डर नहीं है वहां पर? इसी के चलते जा रहा है? इस पर जवाब दीजिए ना आप। ठीक है, आपने बता दिया कि आपके मुख्यमंत्री पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। कोई डाटा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से नहीं, ऐसी खबरें सामने आई है, मैंने खुद अपने दर्शकों तक पहुंचाया है कि जो अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश से डर के उत्तराखंड में चले जाते हैं। सरकार ने पूरा प्रशासन के माध्यम से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए सत्यापन अभियान चला रखा है। एक एक आदमी का सत्यापन किया जा रहा है। अनेक ऐसे लोग पाए गए जिनको दोबारा, ये तो बाद की बात है ना, ये तो बाद की बात है ना विशाल जी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर डर कायम क्यों नहीं है? आप अपराधियों में डर कायम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अधिकारियों में डर कायम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ना, क्योंकि आप कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, मनीष जी कह रहे हैं कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन क्या ये कह देने भर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्योंकि हमको दिख तो ऐसा कुछ नहीं रहा। कुछ कहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी के साथी के लिए विशाल गुप्ता जी, तो मैं केवल यही कह सकता हूँ, बातें हैं, बातों का क्या, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके पास भी कोई दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से साफ साफ नहीं है। आप ही के शायद जो आप ही के पास जो आखिरी बाइट होगी जो मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में दी है, तो वो साफ दर्शाता है कि उनका विजन क्या है। तो बेचारे विशाल गुप्ता जी भी मजबूर है, क्योंकि डिबेट में बैठे अपनी पार्टी को डिफेंड करना, अपनी सरकार को डिफेंड करना है, तो वो मजबूरी में डिफेंड कर रहे हैं। और उनकी बातों में आप खुद देखेंगे, उनकी बातों में वो गेस्चर नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बातों में अक्सर रहा करता है। परंतु मैं फिर हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा कि एक सख्त से सख्त भू कानून की यहाँ पर तैयारी करें, जिस वजह से और यशपाल तोमर ना पनप पाए। क्योंकि मैं अपने निजी रूप में जानता हूँ कि यशपाल तोमर जी की हरिद्वार में भी कई सारी और संपत्तियों को कब्जाने का प्रयास था, जिसमें हरिद्वार के कई सारे लोग बहुत परेशान रहे बहुत लंबे समय तक। ठीक है, वो तो शुक्र है कि आज वो एक सही जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे वो और लोगों को परेशान नहीं कर पाएंगे। परंतु क्योंकि उत्तराखंड को एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में लिया जा रहा है, ऐसा ना हो कि कई सारे यशपाल तोमर हमारे वहां पनप चुके हों। हमारी निगाह में आज एक यशपाल तोमर आया है, बाकी यशपाल तोमर ना पाए हों, और वो यशपाल तोमर जब तक हमारी आंखों के सामने आएंगे, क्योंकि ये केवल एक आर्थिक अपराध नहीं होता, आर्थिक अपराध के साथ साथ जिसकी संपत्ति कब्जाई जाती है उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जो अधिकारियों से मिली भगत करके, पुलिस वालों से मिली भगत करके जो सारा चक्रव्यूह रचा जाता है ना, तो उसमें परिवार बर्बाद हो जाते हैं, पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम उसका परिवार सालों तक भुगतता है। इसलिए उत्तराखंड की सरकार को बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा इस मसले पर, और ऐसे सारे यशपाल तोमरों को ढूंढना पड़ेगा उत्तराखंड के अंदर कि और कितने यशपाल तोमर उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, जिससे कि कम से कम वो जो मानसिक उत्पीड़न, जो आर्थिक उत्पीड़न आम आदमी का, एक गरीब आदमी का होता है, उससे वो बच सके।
ठीक है सेठी साहब, एक सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि भूमाफिया को भू कानून को लेकर, क्योंकि भूमाफिया बड़ी संख्या में यहाँ पर नए सामने आ रहे हैं, तो भू कानून पर कोई विशेष बात सरकारें क्यों नहीं करती आखिर? सेठी साहब आ जाती है घूम के भू माफियाओं पर, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो बिल्डर्स हैं, बहुत बड़ी बिल्डर की लॉबी है। एक समय पर विजय बहुगुणा बहुत इस बात को लेकर काफी उंगलियां उठी कि बिल्डर्स को राहत पहुंचाने के लिए यहां का भू कानून में बदलाव कर दिया गया और यहां पे ऐसी इमारतों को इजाजत दे दी गई जो कि ये भूकंपीय क्षेत्र है, पूरा का पूरा हिमालयन बेल्ट जो है, हाँ। ये भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ पे बहुमंजिला इमारतों को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि ये खतरे की जद में आ सकते हैं। उसके बावजूद भी सब नियमों को ताक पे रखकर उन्होंने इस तरीके की इमारतों को इजाजत दी और बिल्डर्स को इजाजत दी। तो स्वाभाविक है जब आप किसी को सहूलियत प्रदान करेंगे और आप उनके साथ अंडरहैंड आप अपने हाथ ज्वाइन करेंगे तो उनकी भी चार बातें सुनेंगे और आपकी भूमाफियाओं से दोस्ती भी होगी और आपका दामन साफ नहीं रह सकता। अगर हमको अगर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अगर हमको सामने तस्वीर प्रस्तुत करनी है तो जैसे सेना में हर जवान के ऊपर एक गुप्त रूप से सीक्रेट उसका विजिलेंस रहता है कि कहीं ये कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है, इसका आचार व्यवहार जो है वो कहीं मर्यादा विपरीत या देश के हित के खिलाफ तो नहीं है, तो हर वक्त जिस तरह की वो एक कैमरे की जद में रहता है उस तरीके से फिलहाल यहाँ पे जो शासन के अधिकारी हैं, यहाँ के जो नौकरशाह हैं, उनके ऊपर भी इस तरीके की निगरानी बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये प्रदेश लुट जाएगा और ये प्रदेश वाकई ही भूमाफियाओं के हाथ में चला जाएगा। जी ठीक है, यानी प्रदेश को लुटने से बचाना होगा। थपलियाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप वैसे तो आज बड़ा गुस्सा सरकार के प्रति दिखा चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आप बोलने के लिए हिम्मत रखते हैं, तो बताइए कुछ भूमाफियाओं को लेकर ये कोई क्यों नहीं कड़ा कदम उठाते हैं और भू कानून इतना मजबूत क्यों नहीं बनाते कि ऐसे लोग इस तरह का काम करने से डरे? देखिए बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भू कानून बनाने वाला खंडूरी जी थे और उन्होंने मतलब इनसे जो हमारे तिवारी जी से भी सख्त कानून बनाया। तिवारी जी ने 500 वर्ग मीटर रखा था, इन्होंने 250 मीटर कर दिया। लेकिन इसी खंडूरी जी ने सिंगताली में सावरा नाम के एक माफिया को लैंड अलॉट करा दी, ठीक गंगा के किनारे जहां पे राफ्टिंग का मेन सेंटर है। अब मैंने जब वहां पे वो एक म्यूजियम बनाने की बात कर रहा था और उसने एक सिंगताली का पुल रुकवा दिया और उस पुल के कारण जब मैं वहां गया और जब मैंने कागज पाए तो मैंने देखा कि कितनी जमीन उसके नाम पे एक दिन में ट्रांसफर हुई है खंडूरी जी के टाइम पे और लैंड यूज भी चेंज हो रखा है और मैंने इसको डीएम टिहरी को बता रखा है। 6 महीने हो गए डीएम टिहरी कुछ नहीं कर पा रहा है। मैंने अनिल बलूनी को बोला, मैं ये सारे लोग पौने पड़ गए हैं माफियों के आगे। आज कितना भी सख्त कानून लिया हो, सरकार का पूरी ताकत होती है सरकार के पास कि वो किसी को भी जमीनें सस्ता के नाम पे अलॉट कर सकती हैं और उस कमजोर कड़ी का ये फायदा उठाते हैं। और देखिए आप जिस दिन वो सिंगताली में जब सावरा एक केस कर, सावरा ने मेरे को मानहानि का दावे का नोटिस दिया दिल्ली से और एक नहीं एक पैनल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स की। वो तो क्या कहूं, मतलब किस तरह से हम इनके आगे खड़े हैं मैं जानता हूं। मैडम मेरे साथी भाग जाते हैं, बोलते हैं एक काम धंधा बंद करवा देंगे हमारा अगर हम तेरी तरह बोलेंगे। बहुत कठिन है और जो सबसे बड़ा माफियों का अड्डा है धार्मिक से लेकर और राजनीतिक से लेकर वो है हरिद्वार। हरिद्वार में जो रोडियां पूरे यूपी में पत्थर नहीं है, अब पत्थर के वहां हरिशंकर तिवारी जी का प्रण यूपी के सारे माफियों का, क्योंकि मैं उत्तराखंड आंदोलन में मैंने अपने राज्य के हर संसाधन को नजदीकी से देखा है। जिस तरह से मेरे टिहरी डैम की मछली कौन माफिया ले जा रहा है, तो हम तो माफियों के गिरफ्त में। मैडम कुछ नहीं कर सकता यहाँ का मुख्यमंत्री, कुछ नहीं। उसको बहुत सारा पैसा जमा करके केंद्र को देना है, 2024 में चुनाव है। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी कहीं से नहीं मिलता। ठीक है, देखिए हमारा यही बस मेन उद्देश्य है कि उत्तराखंड